नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क से फोन पर बातचीत की, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे रोहतक, बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। गांव किलोई में बास्केटबॉल अकादमी में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ सुकमा में पुलिस सीआरपीएफ के सामने 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 40 लाख रुपए तक का रखा गया था इनाम। दिल्ली कुणाल हत्याकांड की जांच जारी, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, 2 आरोपियों की हुई पहचान। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 6 एडिशनल जज, चीफ जस्टिस ने सभी नए जजों को दिलाई शपथ। हाईकोर्ट में अब कुल जजों की संख्या 87 हुई। और ग्रेटर नोएडा में पुलिस कमिश्नर का एक्शन, मिट्टी चोरी पर पूरी चौकी लाइन हाजिर, प्राधिकरण की शिकायत पर हुई कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। जीटीबी एन्क्लेव में युवती की नृशंस हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता, नृशंस हत्या का क्राइम ब्रांच ने 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश किया है। हत्या के बाद फरार होने के दौरान आरोपी को करनाल हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के प्रयास जारी हैं। अंतर्राज्यीय क्राइम ब्रांच सेल की टीम ने दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में हत्या की घटना के 48 घंटे के भीतर एक हत्यारे 19 वर्षीय रिजवान को गिरफ्तार किया है। 14 अप्रैल 2025 की रात को एक सनसनीखेज और क्रूर हत्या के मामले में ट्रांस यमुना क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जब एक 20 वर्षीय लड़की को पॉकेट जीटीबी एन्क्लेव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लड़की को 2 गोलियां लगी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस संबंध में पीएस जीटीबी एन्क्लेव में धारा 103 1 बीएनएस और 27 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 119/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह घटना 14 अप्रैल की शाम की है, जिसमें 20 साल की उम्र की लड़की को गोली लगने की घटना जीटीबी एन्क्लेव थाने में रिपोर्ट होती है। उपयुक्त धाराओं में केस दर्ज हुआ और चूंकि ये 20 साल की लड़की को गोली लगने की से हुई हत्या का मामला था, सेंसेशनल मैटर था, ऐसे में लोकल पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की लगभग सभी टीमें लग गई थी। सभी ने मिलकर काम किया, लेकिन आईएससी टीम में एसीपी रमेश लांबा के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर पंकज मलिक की टीम में और दिनेश कुमार की टीम ने इससे बेहतरीन काम करते हुए जो ट्रेल करना शुरू किया और टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू करनाल में नीलकंठ ढाबा नाम की जगह पे उसे दबोच लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। खबर यमुनानगर से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा ने सोनिया गांधी व राहुल गांधी के पुतले फूंके हैं। आपको बता दें, पुतले फूंककर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए मोर्चा के जिलाध्यक्ष निश्चल चौधरी ने कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। नेशनल हेराल्ड मामले में भी आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए जिम्मेदारों को सजा दिलाई जानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की जमी रही है। करोड़ों रुपए का घोटाला करना इनकी आदत रही है। आपने देखा कि जो नेशनल हेराल्ड केस था, उस केस में ईडी ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने आज से 12 साल पहले एक केस दायर किया था कि जिसमें इन्होंने जो एक न्यूज़पेपर निकलता था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, उस समय में हिंदी में और उर्दू में अखबार निकलती थी, 1935 में उसकी स्थापना उन्होंने की थी। तो वो नेशनल हेराल्ड केस में जो 90 करोड़ रुपए कर्जे में चली गई थी, वो एक बंद हो गई थी, उसको इन्होंने दोबारा उसको चालू किया। यमुनानगर में बुढ़िया गेट पुलिस चौकी की टीम ने एक बालक, आपको बता दें बाइक चोर को, माफ कीजिएगा, बाइक चोर को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश कर 2 दिन
की रिमांड मांगी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार को अधिक जानकारी देते हुए बुढ़िया गेट पुलिस चौकी के इंचार्ज गुरदयाल सिंह ने बताया कि जगाधारी की गंगानगर कॉलोनी से एक स्प्लेंडर बाइक 12 अप्रैल को चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर इस बाइक चोर की पहचान सरजान उर्फ बुड्ढा निवासी गंगानगर कॉलोनी जगाधारी के रूप में हुई थी। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और कल शाम को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा खरवान मोड़ से बाइक सहित इसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए 12 अप्रैल को हमारे पास एक मोटरसाइकिल है 402 AF 0735। देखिए 12 अप्रैल को हमारे पास एक मोटरसाइकिल है 402 AF 0735 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की चोरी होने गंगानगर कॉलोनी से चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर हमने कंप्लेंट प्राप्त होकर मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के उपरांत हमने सीसीटीवी कैमरा की इमदाद से यहाँ से हमने क्योंकि लड़के की शिनाख्त की जो चोर है, जो ड्राइवरी करता है और लगातार उसके मुख पर लगाए हुए थे, तो हमने एक मुखबरी के आधार पे लड़के को चोरी की बाइक सहित काबू कर लिया है और काबू करके कल गिरफ्तार कर दिया था। आज माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और माप तोल विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। सीएम फ्लाई की टीम को देखकर अनाज मंडी के आड़ती भी इकट्ठा हो गए। मौके पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी और मंडी सेक्रेटरी भी मौके पर पहुंच गए, जहां पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और माप तोल विभाग टीम ने गेहूं खरीद कर रहे आड़तियों द्वारा खरीदे गए गेहूं के कट्टों का वजन और तोलने वाले कांटे को चेक किया गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये नज़ारा बल्लभगढ़ की अनाज मंडी का है, जहां पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और मापतोल विभाग ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी और मंडी सेक्रेटरी की मौजूदगी में आड़तियों के कांटे और गेहूं के कट्टों का वजन चेक किया गया। देखिए, जैसे आज सीएम फ्लैग ने औचक निरीक्षण किया, उनके साथ मापतोल विभाग भी वाले भी थे, तो उन्होंने मंडी में जाकर हर दुकान पे जाके उनके माप जो ये तोल के कांटे चेक करे थे और जो कि अधिकतर सारे सही पाए गए। जी, तो क्या कहना है इसमें उसका आड़तियों का और सीएम फ्लैग का क्या कहना है? क्या मिला है? कुछ मिला है? कुछ नहीं, इसमें फिलहाल तो कुछ नहीं मिला है, क्योंकि जितने भी उन्होंने कट्टे चेक किए वो पूरे मापदंड पे ही थे, जो सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड की तुलाई है उन्हीं के अंदर सारे के सारे आए थे। तो ना किसी आड़ती के उसमें कुछ मिला है, ना ही किसी व्यापारी को। अगली अहम खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां सीबीआई ने राजधानी रायपुर और महासमुंद समेत 5 ठिकानों पर दबिश दी है। ये कार्रवाई एक डॉक्टर के घर, कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक होटल में की गई है। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा की और कांग्रेस पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि केंद्र की एजेंसियां लोगों को डराने और दबाने का काम करती हैं, लेकिन सीजीपीएससी घोटाले की सच्चाई आज सबके सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में गरीब युवाओं के सपनों को कुचला गया और पैसे वालों के बच्चे ही परीक्षा पास करते थे। उन्हें याद दिलाया कि भाजपा ने पहले ही घोषणा की थी कि सरकार बनने पर सीजीपीएससी की सीबीआई से जांच कराई जाएगी। अब जांच के दौरान दूसरे राज्यों में भी 5 जगहों पर छापे मारे गए हैं, जहां रिसोर्ट में बैठकर पेपर सॉल्व किए जाने की चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। विजय शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को करप्शन टूरिज्म करार दिया और कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि वे अपनी पिछली सरकार के जिम्मेदार लोगों से जवाब तलब करेंगे। नक्सलियों की दो श्रेणियां हैं। ऊपर जो सशस्त्र बल उनका है, उसमें से बहुत से लोग मारे गए हैं और उनमें भी बड़ी खलबली है। आपस में बातचीत, चर्चा, जाने कौन किससे चर्चा करता है। आजकल तो ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग चर्चा के लिए सामने आ जा रहे हैं। अब कौन है उचित, कौन है अनुचित, इसका कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। परंतु ये बहुत राहत की बात है कि अब जो बंदूक के दम पर जिन्होंने डरा धमका करके और माओवादी श्रेणी में रखा गया था, संगठन में कुछ पद देकर रखा गया था, वे सब अब स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर और उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, स्वतः छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने राह चलते 2 लोगों को टक्कर मारी है, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जबकि महिलाएं और बच्चे बाल बाल बच गए हैं। वारदात की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है।
जिसका वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार घायलों का नाम गोपी निषाद और रोहित निषाद है। घटना की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में आ रही है और सामने से दो युवक पैदल जा रहे हैं। इनके पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार उनको अपनी चपेट में लेकर उन्हें कुचल कर आगे बढ़ गई। खबर अंबिकापुर से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस आरक्षक द्वारा मोबाइल चोरी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांधी चौक स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे में मोबाइल चोरी की पूरी वारदात कैद हुई। बताया गया कि आरोपी आरक्षक दुर्गेश दीक्षित ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचा। आरक्षक ने सेवा केंद्र में मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर से अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाने की बात कही और इसी दौरान वहां पहले से रखा ऑपरेटर का मोबाइल उठाकर चला गया। चॉइस सेंटर है गांधी चौक में, ग्राहक सेवा केंद्र है। इसमें मैं काम कर रहा था सिस्टम में। मेरा काउंटर में मैं अपना फ़ोन रखा था और मैं सिस्टम पे काम कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया। उसी वक्त एक इंसान आया जो वर्दीधारी पुलिस वाला है, वो पैसा निकालने के लिए आया मेरे पास। तो अपना फ़ोन को मेरे को दिया चार्ज करने के लिए, लेकिन मेरे पास उसका चार्जर का केबल नहीं था, चार्जर नहीं था। तो मैं उसका फ़ोन को रख दिया सामने में काउंटर में, और वो इंसान अपना फ़ोन को छोड़ के मेरा फ़ोन उठाया, वो पॉकेट में डाला और निकल गया। 10-15 मिनट में 10 मिनट के बाद वो फिर आया वो, और अपना फ़ोन को उठाया, मैं दिया उसका फ़ोन को, मांगा मेरे से, वो फिर अपना फ़ोन लिया, फिर चला गया वो। उसके बाद 10 मिनट बाद जब मेरे को मेरा फ़ोन का याद आया तो मैं खोजने लगा फ़ोन को अपना। फिर इधर उधर ध्यान दिया, फिर नहीं मिला। फिर मैं अपना कैमरा चेक किया, वीडियो चेक किया। वीडियो में साफ साफ उसमें दिख रहा है, फ़ोटो वीडियो पूरा उसका मेरे पास है। वीडियो में पूरा क्लिप दिख रहा है उसका कि उठाते हुए, ले जाते हुए। अंबिकापुर में मधुमक्खी लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। दरअसल इन दिनों अंबिकापुर के जय स्तंभ चौक के पास मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना रखा है, जिसके चलते कई बार लोग घायल भी हो चुके हैं। वहीं प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। दरअसल अंबिकापुर के जय स्तंभ चौक, जो कि बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है और यहाँ पर हजारों लोग प्रतिदिन सामानों की खरीदारी करने आते हैं, वहीं मधुमक्खियों के द्वारा यहाँ छत्ता बना लिया गया है, जिसके चलते लोगों को खतरा बना हुआ है। यहाँ के दुकानदारों ने बताया कि कई बार इन पर मधुमक्खी हमला कर चुकी हैं। उनके छोटे बच्चों को भी मधुमक्खी निशाना बना चुकी है। अब देखना होगा कि पशु विभाग, जिला प्रशासन इस पर क्या रोकथाम करता है। बहरहाल मधुमक्खी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ये सीजन में अपने आप आगे बैठ जाता है, लेकिन इससे खतरा बहुत है। ये 2-3 कस्टमर को काट भी चुका है हमारे यहाँ, और बगल में हमारा घर ही है। रोज रात को हमारे घर से एक मतलब जब सफाई होती है घर की, तो कम से कम 15-20 मधुमक्खी की संख्या डेली झाड़ू में निकलती है। छोटे बच्चे को भी, और मेरी बेटी 4 साल की है, उसको भी एक बार पैर में काट चुका है। रुक करेंगे अगली खबर का। पखानजोर के पुराना बाजार चौक में नेशनल हेराल्ड घोटाले व भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस एवं गांधी परिवार का पुतला दहन किया गया। नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर होने पर दोनों मां बेटी एवं कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ पखानजोर भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर आधारताल थाना अंतर्गत देवकी मैरिज गार्डन के पास एक शादी समारोह में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब एक आरोपी द्वारा शादी समारोह में पहुंचकर दुल्हन के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई और बाराती व दूल्हे के साथ धक्का मुक्की कर लोगों के साथ मारपीट करने लगे एवं चाकू से वार किया, बाराती और घर वालों को घायल कर दिया। वहीं जब आपको बता दें वधु पक्ष दुल्हन को लेकर थाने पहुंचा तो अपराधी भी थाने पहुंच गए और अंदर ही अपराधियों ने थाने में मारपीट करने लगे। मारपीट होते देख पुलिस द्वारा अपराधियों को मार भगाया गया। वहीं परिजनों ने आईजी कार्यालय पहुंचकर एक लिखित शिकायत दी है।
आईजी को दी है। संबंधित थाने द्वारा पक्षपात कर अपराधियों को बचाने की नियत से आपको बता दें काउंटर कर मामला दोनों तरफ का बनाया गया। अब देखना यह होगा कि क्या पीड़ितों के पक्ष में जांच बैठती है या नहीं। श्रीमती आशा रैकवार आई हुई हैं, इनके साथ में कुछ लोग भी हैं। इनके यहाँ शादी के समारोह में आशीष रैकवार, अभिषेक रैकवार वगैरह के द्वारा मारपीट की गई है। उस संबंध में एक आवेदन इन्होंने दिया है और आरोप लगाया है कि सामने वाले की रिपोर्ट पे हमारे ऊपर गंभीर धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है। हम इसकी प्रॉपर जांच करा लें, निष्पक्ष जांच करा के उचित कार्रवाई करवाएंगे। मेरी भतीजी की शादी, कंचन रैकवार की शादी थी, जिस शादी में अभिषेक रैकवार ने आकर मारपीट की और दूल्हे की गाड़ी और जिस गाड़ी पे दुल्हन बैठी तो उस गाड़ी पर पत्थरों से वार किया, जिसमें यानी गाड़ी को लेकर तुरंत मैं और मेरे पति आधारताल थाने पहुंचे। उसके बाद ये यानी इस कपिल रैकवार, अभिषेक रैकवार, किरण रैकवार, शोभा रैकवार, अनसुईया रैकवार, रमा रैकवार, रमाशंकर रैकवार और मिलन रैकवार ये वहाँ पर पहुँच गए और हम लोग से गाली गलौज कर विवाद करने लगे। विवाद की स्थिति देखते हुए हम लोग थाने के बाहर थे तो थाने के वहीं पे हम लोग को मारपीट की। मुझे मारा, मेरे पति को मारा, मेरे बेटे को मारा, मेरी नंद का सिर फोड़ दिया। घर में जो विवाद किया था उन लोगों ने, उसके बाद हम लोग थाने गए रिपोर्ट डालने, तो वहाँ रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही थी, बैठे थे हम लोग। उसी के बाद इन लोग आए वहाँ थाने, इन लोग ने मारा पीटी चालू कर दी। दुल्हन को मार रहे थे, दुल्हन को बचा रहे थे हम, तो उसके कारण वो हमें, उसके कपिल की माँ और किरण और कपिल दोनों ने मिलके मारा है और गिराया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश का एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट की और राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। शिष्टमंडल ने राज्यपाल महोदय से कहा कि झारखंड राज्य में संविधान की शपथ लेकर पद पर आसीन होने वाले मंत्रीगण संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। विगत दिनों राज्य के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान की अपेक्षित निष्ठा के विपरीत वक्तव्य दिए गए। उन्होंने यह बयान दिया कि हम कुरान को दिल में और संविधान को हाथ में रखते हैं। भारतीय आपको बता दें माननीय मंत्री यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए सरिया पहले है, संविधान बाद में, जो संविधान की भावना एवं मर्यादा के प्रतिकूल है। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। सीतापुर से अहम खबर है। अज्ञात कारणों के चलते कार में आग की घटना सामने आई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। 15 मिनट तक आवागमन इस दौरान बाधित रहा। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के नेपालापुर चौराहे का यह पूरा मामला है। तो 15 मिनट तक आवागमन बाधित रहा। दमकल की गाड़ी की मदद से आग पर काबू पाया गया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ में प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तहत अपराधियों की निगरानी के लिए ईगल मोबाइल का गठन किया गया। ईगल मोबाइल टीम को पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से थानों के लिए रवाना किया। इसमें क्रिमिनल सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग टीम का गठन करते हुए हर थाने में एक हेड कांस्टेबल और एक सिपाही को ईगल मोबाइल में तैनात किया गया है। कमिश्नर द्वारा अपराधियों की निगरानी और डोजियर तैयार करने के लिए ईगल मोबाइल का गठन किया गया है, जो अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कारगर साबित होगा। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हर थाने में 2 पुलिसकर्मी
हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल रैंक के इस ईगल मोबाइल पर तैनात किए गए हैं। इसमें लखनऊ के सभी 51 थानों में ईगल मोबाइल टीम बनाई गई है, जिसके तहत डोजियर में 22 बिंदुओं पर अपराधी की जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें एक्टिव अपराधी हिस्ट्री सीटर के घर जाकर उसके पारिवारिक सदस्यों की भी जानकारी, मूल पता, संपत्ति, आधार नंबर, फैन नंबर, जमानतदारों, दोस्तों समेत दुश्मनों के नाम सहित अपराधी की आदत से लेकर कमजोरी भी इस डोजियर में शामिल की जाएगी। लखनऊ में अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों की निगरानी के लिए लखनऊ में ईगल मोबाइल गैंग की शुरुआत की गई है। फिर से लखनऊ में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की निगरानी के लिए मोबाइल ईगल चालू की गई है और आप हमारे पीछे तस्वीर देखिए। अभी अभी पुलिस कमिश्नर ने रिजर्व पुलिस लाइन से फ्लैग ऑफ करके हरी झंडी इनको दिखाई है और ये सभी मोबाइल ईगल जो है वो अपने अपने थाना क्षेत्रों में जा करके अपराधियों की निगरानी करेगी, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी और जरूर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ पुलिस की एक बड़ी कवायद है। हर थाना क्षेत्र में और एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है जो अपराधियों पर सतत निगरानी करेगी। तो जरूर एक बड़ी पहल लखनऊ पुलिस की तरफ से की गई है और लखनऊ पुलिस ऐसे फॉर्मेट के जरिए लखनऊ में अपराध नियंत्रण की कोशिश कर रही है और जरूर जो मोबाइल ईगल गैंग है वो अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए, उनका डोजियर तैयार करने के लिए और उन पर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग साबित होगा। और जरूर लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने इसको फ्लैग ऑफ करके लखनऊ में आज इसकी शुरुआत कर दी और लखनऊ के लगभग सभी थानों पे ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल रैंक के जो 2 कर्मचारी होंगे वो तैनात रहेंगे और अपराधियों पर निगरानी रखने का पूरा काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य नारायण के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा आज एक ईगल मोबाइल स्कूल का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक थाना क्षेत्र से कतिपय कर्मचारियों को चयनित किया गया है। साथ ही साथ उनको एक मोटरसाइकिल प्रदान की गई है, ईगल मोबाइल जिसका नाम दिया गया है। और इन कर्मचारियों का मुख्य दायित्व ये रहेगा कि उनके थाना क्षेत्र में जितने भी अपराधी हैं उनके ऊपर सतत दृष्टि रखें, क्रियाकलाप एवं गतिविधियों पर निगाह रखें और उनका डोजियर तैयार करें। उद्देश्य ये है कि क्राइम प्रिवेंशन हो, कोई भी क्राइम घटित होने के पहले ही क्राइम हो सके, घटित होने से उसको रोका जा सके। लखनऊ में रहीमाबाद के दिलावर नगर के पास गरीब रथ ट्रेन पलटाने की साजिश के मामले में पुलिस ने अज्ञात साजिशकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें संदिग्धों को पकड़ने के लिए सभी एजेंसियों से सहयोग लिया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के आसपास के गांव और मजरों में सर्च ऑपरेशन टीम चला रही है। इसमें पुलिस के सीनियर अधिकारी सहित जीआरपी, आरपीएफ के अधिकारी लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और मामले में एटीएस भी काम कर रही है। अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर मौके का निरीक्षण भी किया है। आसपास के टावर, मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। इसमें कुछ मोबाइल की लोकेशन ट्रैक के आसपास मिली है, जिसके आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग जिन्हें हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि हम मामले की तफ्तीश बहुत बारीकी से कर रहे हैं। कई ऐसे इनपुट मिले हैं जिस पर काम किया जा रहा है। मौके पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे और यदि उसमें कोई इंफॉर्मेशन अतिरिक्त इनको प्राप्त होता है तो उस लाने की साजिश का मामला सामने आया है। क्या लखनऊ पुलिस इसको जांच कर रही है या कहाँ तक जांच पहुंची, कोई संदिग्ध चिन्हित है? जी हाँ, वो हमारे थाना रहीमाबाद क्षेत्र में जो घटना आप लोगों के संज्ञान में आई है उसके संबंध में उच्च अधिकारी गण के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई है। जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे जीआरपी के हों, आरपीएफ के हों, स्टेशन मास्टर हों, अदर रेलवे ऑफिशियल्स हों, या जितनी भी ट्रेन वहाँ से गुजरी हैं, समस्त लोगों से बात की गई है। अगल बगल के जो ग्रामवासीगण हैं, वहाँ के वहाँ के मजरे हैं, उन लोगों से बातचीत की जा रही है।
लखनऊ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर बिजली निगमों के निजीकरण के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। समिति ने पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा वाली फाइल दबाकर बैठे हैं और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि निजीकरण की प्रक्रिया को रोका जाए और ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति को तत्काल निरस्त किया जाए। समिति का कहना है कि यह नियुक्ति निजीकरण की दिशा में उठाया गया पहला कदम है, जिसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों ने इससे पहले भी बीजेपी नेताओं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त संघर्ष समिति लंबे समय से यूपी में बिजली के निजीकरण का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इससे न केवल कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा पर असर पड़ेगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी महंगी बिजली झेलनी पड़ेगी। फिलहाल डिप्टी सीएम ने कर्मचारियों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन तेज कर देंगे। रायबरेली में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में रायबरेली में कांग्रेस द्वारा बूथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अमेठी से सांसद केएल शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर सक्रिय रहे कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शर्मा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप लोग ही हमारी मेहनत की असली ताकत है, हमारी मेहनत की असली ताकत है आप लोग। यही जो समय पंचायत चुनाव में जीत दिलाएगा। सांसद ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अभी से 2026 में प्रस्तावित पंचायती चुनाव की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि हम 2027 नहीं बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर काम कर रहे हैं। तैयारी तो 26 की चल रही है, पहले पंचायती राज, उसके बाद 27। तैयारी तो हर इलेक्शन की करेंगे हैं? नहीं, हमने इनको दिशा निर्देश ये दिए कि वोटर लिस्ट के ऊपर खास करके इनको ध्यान देना है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह वोटर लिस्ट में धांधली हुई कि एक घर में मतलब 40-40 वोट और कई जगह तो एक पिताजी की 15-20 संतानें, तो ये जो हुआ है कि इसका लोग ध्यान रखें कि लोकतंत्र में वोटर लिस्ट से ही चुनाव होते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि अपने बूथ की वोटर लिस्ट को बड़ी गहनता के साथ जांच करें। बाराबंकी के रामनगर तहसील के घाघरा नदी पर स्थित 41 वर्ष पुराने संजय सेतु पर ज्वाइंटों की मरम्मत का कार्य शुरू होते ही 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये जाम संजय सेतु से लेकर चौका घाट तक लगा रहा, जिससे राहगीर व वाहन चालक घंटों परेशान रहे। पूर्व में इस मुद्दे को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था, जिसकी संज्ञान में आने के बाद संबंधित विभाग ने पुल की ज्वाइंटों की मरम्मत का कार्य आरंभ कराया। हालांकि यह पुल पहले भी मरम्मत के बाद कुछ ही महीनों में फिर से क्षतिग्रस्त हो गया था। जाम की सूचना मिलते ही रामनगर थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जाम को नियंत्रित करने के प्रयास में जुट गए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि पुल पर मरम्मत कार्य के कारण यातायात बाधित हुआ है। स्थिति पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक आरक्षी नरेंद्र कुमार को सेतु पर विशेष रूप से तैनात किया गया ताकि आगे जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि पुल की स्थिति को देखते हुए नए सेतु निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाए, जिससे बार बार की इस परेशानी से निजात मिल सके। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस की लापरवाही ने एक निर्दोष महिला को 2 दिन तक जेल में रहने को मजबूर कर दिया। महज एक जैसे नाम की वजह से समुदाय विशेष की महिला मुन्नी के बजाय मुन्नी देवी को जेल भेज दिया गया। पूरा मामला बड़िया गांव का है, जहां बिजली चोरी के पुराने मामले में अदालत ने 13 अप्रैल को मुस्लिम महिला के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के मुन्नी देवी हिंदू महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चौकी प्रभारी सौरभ यादव ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। 2 दिन बाद जब सच्चाई सामने आई तब जाकर पुलिस हरकत में आई और रिपोर्ट दाखिल कर मुन्नी देवी को जेल से रिहा कराया गया।
इस लापरवाही के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच की जिम्मेदारी एसपी सिटी को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि यह मामला 2020 का है, जब बिजली विभाग ने मुन्नी के खिलाफ चोरी का मुकदमा सीबीगंज थाने में दर्ज कराया था। लेकिन 2024 में पुलिस ने बिना नाम और पहचान की पुष्टि किए निर्दोष महिला को जेल भेज दिया। अब सवाल उठता है कि क्या हमारी पुलिस व्यवस्था में जांच से ज्यादा जल्दबाजी और लापरवाही हावी होती जा रही है। निर्दोष मुन्नी देवी को न्याय दिलाने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी है। देखिए दिनांक 13 अप्रैल 2025 को थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्रांतर्गत कस्बे में ही केहर सिंह नाम के व्यक्ति का शव उनके एक कमरे के मकान में लटका हुआ मिला। मकान का वो कमरा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने पत्नी की चीख सुनकर मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर उसके शव को निकाला था। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला घोटने से मृत्यु का कारण स्पष्ट किया गया डॉक्टर के द्वारा। इसमें मृतक के भाई अशोक की तहरीर पर मृतक की पत्नी तथा उसके एक प्रेमी जिसका नाम पिंटू है, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी गई। बरेली की रेखा ने अपने पति की सातिराना अंदाज में हत्या कर मेरठ की मुस्कान और रबिता को भी पीछे छोड़ दिया। रेखा ने अपने प्रेमी पिंटू के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बरेली की रेखा प्रेमी पिंटू के साथ मिलकर साजिश उसने रची और पति को पहले खाने में जहर दे दिया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और पति की लाश को कमरे में फांसी के फंदे पर लटकाकर उसे आत्महत्या का रूप देने की नाकाम कोशिश की। एसपी नॉर्थ मुकेश मिश्रा ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ये मामला अवैध संबंधों का है, जहां पत्नी के साथ पति के अलावा किसी और से भी प्रेम संबंध थे। पति प्रेमी पिंटू और प्रेमिका के बीच बाधा बन रहा था, जिसकी वजह से पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। मृतक के केहर सिंह बरेली के फतेहगंज पश्चिमी नगर पंचायत में संविदा पर सफाई कर्मी का काम करता था। केहर सिंह की पत्नी रेखा का किसी और शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। केहर सिंह की लाश 4 दिन पहले उसके कमरे में फंदे से लटकती पाई गई है। केहर सिंह की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम भी करवाया गया था, लेकिन परिवार ने उसको आत्महत्या मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 4 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि केहर सिंह की मौत गला दबाकर की गई है। तब केहर सिंह के भाई ने अपनी भाभी और उसके प्रेमी पिंटू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। जब पुलिस ने कड़ाई से रेखा और उसके प्रेमी पिंटू से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। और इस बीच राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ का दौरा। कल सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे मंत्री। रात 9 बजे लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 9:30 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 11 बजे प्रबुद्धजन और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो शाम 5 बजे होटल दयाल पैराडाइज में भी कार्यक्रम। शाम 6:30 बजे पार्टी नेताओं से मिलेंगे राजनाथ सिंह। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर हैं। रविवार को भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा। कल सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री। रात 9 बजे लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर आ रहे हैं। 3 दिवसीय ये उनका दौरा काफी अहम है, क्योंकि कई कार्यक्रमों में इस दौरान वो शिरकत करेंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर को लेकर?
कौशलेंद्र जी। बाबू सिंह स्टेडियम में जो मैच का खेल का शुभारंभ कर उनका 9 बजे उद्घाटन करेंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम जो है कई कार्यकर्ताओं, हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ उनको मुलाकात रखी हुई। जैसे अम्बेडकर जयंती पे जो संगोष्ठी हो रही, सभी प्रबुद्ध जनों के साथ उनका पूरा दिन भर का शेड्यूल है। शाम को 6 बजे फिर उनका होटल पैराडाइज में कई जगहों पे कार्यक्रम लगा हुआ है। जो कार्यकर्ता उनके, क्योंकि लोकसभा संसदीय क्षेत्र उनका है, उस संसदीय क्षेत्र में जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी मुलाकात करेंगे। यही उनका जो रविवार को कार्यक्रम वो भी शेड्यूल है। उसके बाद जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन के संबोधित करने के बाद फिर वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कौशलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो शाम 5 बजे होटल पैराडाइज में पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। शाम 6:30 बजे पार्टी नेताओं से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रविवार को भी प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। तो लखनऊ से अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के कसुमी गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर की अलमारियां तोड़कर करीब 30 तोले सोना, 4 लाख रुपए नगद, 500 चांदी के सिक्के और 15 किलो देसी घी चुरा कर फरार हो गए। वारदात के बाद पूरे गांव और विशेषकर पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। वहीं जांच चल रही है। 4 संभालते ही एसएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। एसएसपी ने तत्काल सीओ के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया है और चोरी की इस वारदात का जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस काम कर रही है। थाना पहासू पुलिस और एसओजी टीम क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों में फुटेज की खंगालने में जुटी हुई है। पीड़ित परिवार को एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस टीम इलाके में सघन जांच अभियान चला रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। जो यहाँ हमारी टीमें लगी हुई हैं, स्वाट भी लगी है, सर्विलांस की भी लगा है, हमारी फील्ड इवेंट भी आई हुई थी और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और इसका शीघ्र ही अनावरण होगा। जो अभी तक जानकारी मिली है तो रात को 1 बजे तक ही जगे हुए थे और उसके बाद 4 बजे फिर ये जगे हैं तो इनका ताला वाला टूटा मिला है। इसका मतलब इस बीच टाइम में ही हुआ। गांव में भी एक कीर्तन हो रहा है जिसमें कुछ शोर शराबा हो रहा था, बगल में कूलर भी चल रहा था, उसमें भी काफ़ी शोर हो रहा था। उसका ही वो फ़ायदा उठाया होगा। छत के रास्ते से ही लग रहा है वो आया है, क्योंकि बाद में जो इनके 2 सूटकेस वो छत पे ही ले जाके एक कमरे में खोल करके उसमें से जो वैल्यूएबल सामान थी, जो ज्वेलरी थी बता रहे हैं काफ़ी थी और 4 लाख कैश था और चांदी थी, वो ले गया। संभल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें एसपी के बिश्नोई के निर्देशन में थाना बहजोई और थाना बनियाठेर पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली लुब्रिकेंट ऑयल और ग्रीस बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस फैक्ट्री में बजाज, हीरो, कैस्ट्रॉल, मोबिल, सुपर एक्टिवा, किसान शक्ति, वीकॉन, मैक्स बॉस, स्पीड पावर, परमर जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर नकली लुब्रिकेंट तैयार किया जा रहा था। मौके से बड़ी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री, नकली स्टिकर, प्रिंटेड डिब्बे, मोबाइल फोन और एक वाहन बरामद किया गया है जिसका उपयोग नकली माल की डिलीवरी के लिए होता था। पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। आशीष और प्रतीक गुप्ता ने पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे पुराने और यूज्ड मोबिल ऑयल में मिलावट कर उसे ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर पैक कर बाजार में बेचते थे। इसके लिए वे दिल्ली से नकली डिब्बे और स्टिकर मंगवाते थे। आरोपियों के पास न तो किसी भी ब्रांड का अधिकृत लाइसेंस था और न ही ऑथेंटिक उत्पादों का प्रमाण। इस नकली कारोबार से ब्रांडेड कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान और उपभोक्ताओं को जानलेवा नुकसान पहुंच रहा था। एक अच्छा खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें थाना बैजोई एवं थाना बनियाठेर क्षेत्र में अवैध रूप से ऑयल की रिफाइनरी चलाई जा रही थी, जिसमें मोबिल ऑयल बनाकर इनके द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के बॉक्सेस को इलीगली प्रोक्योर करके उसमें जो मोबिल ऑयल है वो डाल के इनके द्वारा बेचा जा रहा था, जो कि असली दाम पर बेचा जा रहा था। पुलिस को कुछ दिन पहले सूचना मिली कि थाना बनियाठेर क्षेत्र में एवं थाना बैजोई क्षेत्र के अंदर 2 विभिन्न ऐसे गोडाउन हैं, जिसमें एक में एक पुराना स्कूल संचालित हो रहा था, उसी के अंदर ही, ताकि किसी व्यक्ति को भनक ना लगे, इस तरीके की एक 2 अवैध फैक्ट्रियां हैं वो संचालित की जा रही है।
खबर सहारनपुर से है, जहां 2 नवंबर 2022 की रात सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन इलाके के इस्लाम नगर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। जब गांव के युवक जियाउर रहमान की प्रेमिका के घर पर पीट कर हत्या कर दी गई थी। कुछ ही घंटे बाद प्रेमिका का शव भी उसी के घर में फंदे से लटका मिला था। मामला ऐसा था जिसे शुरू से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग का स्पष्ट मामला माना और यूपी की सहारनपुर पुलिस को दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। मृतक जियाउर रहमान के पिता अयूब बताते हैं कि मेरा बेटा गांव की ही दूसरे समुदाय की एक लड़की से प्यार करता था। दोनों स्कूल में साथ पढ़े थे। 2 नवंबर की रात 11 बजे लड़की ने उसे फोन पर बुलाया था। रात 2 बजे पुलिस का फोन आया कि बेटा लहूलुहान हालत में लड़की के घर पर पड़ा है। उन्होंने बताया कि उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से देहरादून रेफर किया गया। मैक्स हॉस्पिटल के गेट पर उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में 14 चोटें थीं और मौत का कारण सदमा और अधिक खून बहना बताया गया। नहीं आपको नहीं लेने के 2022 में मेरा लड़का जियाउर रहमान और इसकी जनेसर की लड़की तन्नू एक साथ इस्लाम नगर के निरंजन कॉलेज में पढ़ते थे। कक्षा 12 उन्होंने एक साथ पास की। तो इन चारों को शक था, जनेसर को मनेसर और शिवम प्रियांशु को इन्हें शक था कि जियाउर रहमान जो है तन्नू के साथ गलत संबंध रखता है। इनका आपस में बैठना उठना था, क्योंकि जब एक साथ पढ़ रहे थे इसी वजह से इनका बैठना उठना था, बोलना चालना था, फोन पे भी बात कर लेते थे। तो 1 नवंबर 2022 की रात लगभग 11 बजे तन्नू ने यानी कि बुलवाया उसे, तन्नू पे दबाव बना के मेरे बेटे जियाउर रहमान को घर बुलवाया। बुलवाने के बाद इन्होंने उसकी जो है मारपीट बहुत ज़्यादा की उसके साथ, यानी कि उसे जो है मरण अवस्था में छोड़ दिया। जमीन पर पड़ा हुआ था। लगभग हमें 2 बजे पता लगा। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।